सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर 4, जिसमें कि हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि थ्योरी ख़त्म हो गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारे कॉन्सेप्ट सही से सीख लिए होंगे और 2-4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हम एक्सरसाइज के लास्ट वाले न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल, मैं उसको रीड आउट करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि look at the activities listed below, reason out whether or not work is done in light your understand of the term work। ठीक है, मतलब कि नीचे कुछ पॉइंट दिए तो उसमें आपको बताना है कि इसमें वर्क हुआ है कि वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, तो हाँ वो पॉन्ड में स्विम कर रही है, तो एक फोर्स लगा रही है पानी में। ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हाँ वर्क हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों मौजूद हैं, तो फिर वर्क हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन हिज बैक। ठीक है, तो एक डंकी है, मान लीजिए ऐसे करके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 पैर बना दूँ, मान लीजिए डंकी है। ठीक है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। ठीक है, छोड़ो, डंकी अपने बैक पे उसने लोड रख रखा है। ठीक है, मास हम का है और ये आगे बढ़ रहा है, तो फिर पूछा गया क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ये मास इसके ऊपर लदा है, इस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है, पर इसका नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, तो 90 डिग्री वर्क हो रहा है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, तो इसीलिए वर्क भी हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसे तो ये वर्क कर रहा है, बोझ लाद के ले जा रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही, पर फिजिक्स की भाषा में ये वर्क नहीं कर रहा। अगला है विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल, तो हाँ ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, वाटर ये लिफ्ट कर रहा है, तो फिर वर्क कर रहा है, क्योंकि वाटर लिफ्ट कर रहा है तो नीचे से ऊपर लगा रहा है ना कोई चीज़। ठीक है, तो फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1। ठीक है, तो फिर वर्क हो रहा है, और ये दोनों 0 है नहीं। ठीक है, अगला है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, मतलब हाँ वैसे तो ये एक काम है, पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इसमें ना फोर्स लग रहा है ना डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसको हम फिजिक्स की भाषा में तो वर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। ठीक है, तो एक इंजन है और पीछे ट्रेन है बहुत बड़ी, तो उस ट्रेन को खींच रहा है, तो देखिए फोर्स भी लगा रहा है, उस ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, अगला है फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब मान लीजिए ये छत है आपकी, यहाँ पे कुछ फूड ग्रेन्स पड़े हैं, ये सूख रहे हैं, तो बैठे बैठे सूख रहे हैं, तो इन पे कोई काम थोड़ी ना हो रहा, मतलब ये कुछ काम थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, और अ सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी कारण एक बोट मूव कर रही है, तो उस पर फोर्स भी लग रहा है, वो मूव भी कर रही है, तो हाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे काम हम, जैसे ग्रेन सूख रहे हैं, तो ये वैसे तो हो रहे हैं, सूख रहे हैं पड़े पड़े, वैसे तो काम हो रहा है, पर फिजिक्स की भाषा में सब काम नहीं हो रहा। फिजिक्स की भाषा में काम होने के लिए क्या होना चाहिए, उस पर फोर्स लगना चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वर्क होता है, वरना वर्क नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूविंग इन अ कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन रीड आउट कर दिया, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है, उसको एक एंगल पे फेंका गया, ये ग्राउंड है मान लीजिए, उसको एक एंगल पे फेंका गया, तो ऐसे गया और ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि वर्क डन बताना कितना हुआ। ठीक है, तो फिर जब ये ऐसे फेंका गया था, ऐसे वापस आया था, तो इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर समय जब यहाँ पे था तब भी एफ जी लग रहा था, यहाँ पे था तब भी एफ जी लग रहा था। ठीक है, हर समय यहाँ पे आ गया तब भी एफ जी लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ आ गया तो इस पर वर्क कितना हुआ, तो देखो इस डायरेक्शन में, मतलब वाई वाले देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हॉरिजॉन्टली हुआ है ना। अब वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर गया, अब वही नीचे आ गया, मतलब पहले इसका वाई 0 था,
अभी भी इसका y 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फोर्स इंटू एस होता है और कॉस थीटा तो होता ही है, तो एस 0 है, इसका एस 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा। समझ गए ना आप कि फोर्स नीचे की तरफ लगा है तो इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, तो जहाँ से उठा वहीं आ गया, मतलब ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, पर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया ना, ठीक है, तो फिर वर्क 0 होगा क्योंकि एस 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। मतलब कि एक बल्ब है यहाँ पे, ठीक, उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बैटरी का सिंबल होता है, ये सब आप क्लास 10th में सीखेंगे, ठीक है। ये बल्ब जलने लगा, पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी के चेंजेस हो, ठीक है। तो देखिए बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, केमिकल ई देते हैं, केमिकल एनर्जी से क्या हुआ, क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मतलब जो बैटरी होती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो फिर उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। बैटरी की इनफैक्ट डिफिनीशन भी यही होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ठीक है, याद करने वाली चीज़ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई तो ये बल्ब गर्म होना शुरू हुआ, तो मतलब हीट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और जब हीट अप हो गया तो ये जलने लगा, तो लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला मैं शायद जब एग्जांपल करा रहा था तो भी बताया था मैंने। तो ये बल्ब इस तरह जलता है, ठीक है, ये सब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपको कराया था, ये एनसीईआरटी में दिया है, देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट था ऐसे, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था और उस पर फोर्स लगी है, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, इधर फोर्स लगी है और उसकी वेलोसिटी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका वेट था 20 kg, इधर भी वेट है 20 kg। अब बस निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ इस फोर्स की तरह, ठीक है। तो फिर देखिए अभी हम वर्क डन इसमें कैसे निकालें, हमें इस समय की काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, इस समय की काइनेटिक एनर्जी पता है, ठीक है। तो फिर जो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, जितना चेंज आया उतना ही इस पर वर्क डन किया गया, तभी तो चेंज आया है, ठीक है। ये मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था। तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, डेल्टा के ई, यही होगा वर्क डन के बराबर, ठीक है। तो पहले कितना था, मान लो इस केस में के ई 1 है, इस केस में के ई 2 है, ठीक है। पहले देखो के ई 1 कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम कितना 20, वी स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो ये इससे कटा 10 और ये 25 तो 250 जूल, ठीक। अब के ई 2 कितना, हाफ एम है 20 और वो है 2 है शायद, 2 इंटू 2 10 और ये हो जाएगा 40 जूल, ठीक है। तो फिर क्या होता है, डेल्टा के ई क्या होता है, डेल्टा के ई होता है के ई 2 माइनस के ई 1, यही होता है। तो इसका मतलब क्या है, 40 माइनस 250 इक्वल्स टू माइनस 210 जूल, ठीक है, माइनस 210 जूल आया। अब तो यही वर्क डन के बराबर हो गया, क्योंकि देखिए ना, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, ठीक है, तो ये इधर चल रहा था, अब हमने इस पर अपोजिट वर्क डन किया है, मतलब नेगेटिव में वर्क डन किया है, तो इसकी थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी ना, एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखिए तो एनर्जी जितनी कम हुई उतना ही हमने इस पर काम किया है, तो एनर्जी कम कितनी हुई, मतलब कि चेंज इन एनर्जी कितनी हुई, इतनी हुई हमने काम किया। अब ये माइनस में क्यों आया सोचिए, माइनस में इसलिए आया क्योंकि देखिए फोर्स इधर लग रहा था पर डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ है ना, वो उधर जा रहा है ना, पर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए माइनस में आया, तो इसका आंसर होगा माइनस 210 जूल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन 5 है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, ठीक है, इट इज़ मूव टू पॉइंट बी, if the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force, explain your answer, ठीक है। तो इसने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है
ये एक टेबल है बड़ी सी, ठीक है। ये अभी पॉइंट ए पे है, अब इस पर कुछ फोर्स लगा, ये पॉइंट बी पे आ गया, ठीक, पॉइंट बी पे आ गया। अब बताइए ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पर वर्क डन कितना हुआ। तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रही है, नीचे लग रही है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इधर हो रहा है, दोनों पर 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन कितना आएगा सबको पता है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो जो अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें बोला गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, ठीक है, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाई। तो फिर ये तो मैंने आपको इसका तो पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, इस हाइट पे रखा है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो मान लीजिए h हाइट पे है, तो यहाँ से ये गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो जब ये गिरेगा तो इसकी हाइट कम होगी, जो हाइट है वो डिक्रीज होनी शुरू होगी, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो नीचे चला जाए, तो हाइट डिक्रीज होगी, तो पी भी डिक्रीज होगी। क्यों, पहले मान लीजिए यहाँ पी 0 है, तो यहाँ पी कितना होगा, mgh होगा, तो h पे डिपेंड करता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, h पे डिपेंड करता है। तो इसने बोला है कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता, एनर्जी डिक्रीज कैसे हो रही है, ठीक है, एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया गया था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पी डिक्रीज हो रही है, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती जा रही है ना, ये तो पूरा प्रूफ करके दिखाया था मैंने, हर पॉइंट पे सेम रहता है, ठीक है। तो बस यही पूछा गया इसमें, आसान सा क्वेश्चन था, पी घट रहा पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू राइडिंग अ बाइसिकल, मतलब जब आप एक बाइसिकल चलाते हैं तो क्या क्या एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी होती होंगी, पर इसमें जो दी है मैं आपको वही बता देता हूँ। इसमें बोला है कि जब आप खाना खाते हैं तो फूड से आपको केमिकल एनर्जी मिलती है, फूड, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, केमिकल्स टूटते उठते हैं, उससे आपको केमिकल एनर्जी मिलती है, तो केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। फिर जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो इससे आपको ताकत मिलती है, तो मस्कुलर एनर्जी मिलती है, मस्कुलर एनर्जी, तो बहुत डीप में चला गया। फिर इसने बोला जब आपके पैरों में ताकत आती है, आप साइकिल के पैडल को रोटेट करते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, तो इसने उस काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, ठीक है, रोटेशनल, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। ये सब आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर तो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। और फिर आप और साइकिल दोनों मूव करने लगते हैं, तो फिर मतलब जब आप पैडल मूव करते हैं तो उससे टायर आपका आगे बढ़ता है, साइकिल आगे बढ़ती है, फिर आप और साइकिल दोनों मूव करने लगते हैं, तो उससे काइनेटिक एनर्जी आती है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही, इसमें पूछा गया है कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और आप खड़े हैं, ठीक है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आपने अपनी पूरी एनर्जी के साथ फोर्स लगाया, फिर भी ये नहीं हिला, तो बताओ एनर्जी सारी गई कहाँ, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है कि जब आपने पूरी एनर्जी के साथ फोर्स लगाया तो ये थोड़ा तो डिफॉर्म हुआ होगा ना, भले ही आपको दिखा नहीं है, थोड़ा डिफॉर्म हुआ होगा, तो थोड़ी एनर्जी तो वहाँ चली गई, उसमें स्टोर हो गई। डिफॉर्म मतलब कि शेप चेंज हुई, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं, उसमें चली गई। और जब आप फोर्स लगा रहे थे तो आपकी मसल स्ट्रेच हो रही थी, जो ब्लड है आपकी बॉडी में बहुत तेज दौड़ रहा था, तो उसमें एनर्जी बहुत सही चली गई, ठीक है। तो ये एनर्जी वहाँ चली जाती है, ये आपको दिखती नहीं है, और अंदर से एनर्जी चली जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 ये मैंने आपको नोट्स में भी कराया था, मतलब पिछले लेक्चर्स में, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। 250 यूनिट का मतलब क्या होता है, 250 यूनिट मतलब 250 किलोवाट आवर। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग का मीटर होता है, ये मीटर ऐसे लगा होता है, ठीक है, तो उसमें जो रीडिंग आती है, यूनिट आता है, वो सब किलोवाट आवर में आता है, ठीक है। मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, देखिए मेरे पास इस बुक में बनी थी, मिल जाए मुझे शायद। तो ये दिख रही है आपको,
इस तरह का मीटर होता है। ये देखिए ये लिखा है किलोवाट आवर, ठीक है, तो किलोवाट आवर में रीडिंग आती है। तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो इसमें लिखा है कि वो हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन जूल, मतलब कि ये किलोवाट आवर में इसको जूल में कन्वर्ट करना है बस। तो कितना होता है 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इतना 250 किलोवाट कितना होगा, किलोवाट आवर कितना होगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बस इसको इंटू कर दीजिए तो ये आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। ठीक, नोट कर लीजिए। तो फिर क्वेश्चन 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अभी तक तो काफ़ी आसान क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट दिस पॉइंट, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी हाफ द वे डाउन। मतलब कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है, ये कितने मीटर है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जी की वैल्यू कितनी दी है, जी की वैल्यू इसमें 10 दी है। ठीक है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू 10 दी है, तो इसका मास है कितना 40 kg। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, यहाँ पे पी ज़ीरो मान लेते हैं, पी हमेशा ग्राउंड में ज़ीरो ही माना जाता है। ठीक है, पी ज़ीरो मतलब एम जी है, तो मास है 40 इंटू जी है 10 इंटू 5। ठीक है, तो 4 5 कितना होता है 20 और फिर 0 0, तो इतने जूल। ठीक है, 2000 जूल आ जाएगा। ठीक है, और आप देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल देन द व्हाट इज़ द इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ द वे डाउन। मतलब अगर इसको गिरा दिया गया, ये यहाँ तक आ गया, तो 5 मीटर था, अब ये 2.5 मीटर यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसमें कितनी एनर्जी रह गई। ठीक है, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो देखिए यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर है, ये हमें पता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ये 1 पे डालते हैं, ये 0.1 था, ये 2 है K2 प्लस P2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये P निकाल लेंगे, क्योंकि P निकालना आसान है mgs से। ठीक है, मतलब K भी निकाल सकते हैं, वो काइनेमेटिक्स से यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, उससे निकाल सकते हैं, लंबा पड़ जाएगा, इससे आराम से निकाला जाएगा। ठीक, P2 निकाल लेते हैं, और ये हमें पता ही है, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो P1 कितना है, तो 2000 है। ठीक है, इक्वल्स टू K2 प्लस, अब ये P कितना हो जाएगा mgs भी, मतलब कि ये हो जाएगा 40 इंटू 10 इंटू 2.5। ठीक है, अब 2.5 इंटू 4 कितना होता है 10, तो ये आ जाएगा 2000 इक्वल्स टू K2 प्लस 10, और ये 2 0 1000 आ गया, तो K2 कितना आ जाएगा 2000 माइनस 1000 इधर चला गया, कितना हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा 1000 जूल। ठीक है, समझ गए। और एक और तरीका निकालने का क्या था, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, K इक्वल्स टू क्या होता है हाफ mv²। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता था, यहाँ पे v निकाल लेते। v कैसे निकालते हैं, यहाँ v है, यहाँ u इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन हमें पता है, ग्रेविटी वाला डिस्टेंस हमें पता है, ये 2.5 मीटर, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते। ठीक है, उस तरफ निकाल सकते हैं, इस तरफ ये थोड़ा ज़्यादा आसान था, इसमें कैलकुलेशन कम थी, तो मैंने इसी को प्रेफर किया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन 11 जो है वो भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, होने भी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि ये अपना प्लैनेट अर्थ है, ठीक, और एक सैटेलाइट इसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट हम मान लेते हैं, तो सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, तो फिर इसने पूछा है कि इसमें वर्क डन कितना होगा, अर्थ के कारण पूछा है, वर्क डन, अच्छा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण कितना होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगी, सेंटर ऑफ अर्थ में, मतलब ऐसे लगेगी, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इधर है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी इधर। तो मैंने क्या बताया था, जो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, हर पॉइंट पे इसकी बदलती रहती है, इधर है, मान लो इस पॉइंट पे आएगा तो इधर आ जाएगी, इस पॉइंट पे आएगा इधर आ जाएगी, इस पॉइंट पे आएगा इधर। ठीक है, हर सेकंड बदलती रहती है, तो इसका फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल है, और तो कितना हो जाएगा वर्क डन 0, क्यों, क्योंकि cos 90 होता है 0। ठीक है, ये वाला मैंने एग्जांपल
मतलब थ्योरी में भी लिया था पढ़ाते समय, ठीक है। तो फिर तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखिए इसमें पूछा गया है क्या मतलब कि अगर ऐसा हो सकता है कि फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए हाँ ऐसा हो सकता है, यस। अब कैसे हो सकता है, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता है, तो फोर्स जीरो मतलब या m ज़ीरो या a ज़ीरो, ठीक है। तो m तो ज़ीरो हो नहीं सकता, जो हमने देखा था m किसकी तरह होता है, m एक डिस्टेंस की तरह होता है, डिस्टेंस की तरह। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, मास भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब कि किसी चीज़ का कुछ मास तो होगा ना, मास का भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है, हमने देखा था, पर मास का भी जीरो नहीं हो सकता। मास जीरो नहीं मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका क्या मतलब, इसके दो केसेस हैं, इसके दो केसेस, या फिर वो रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो बस फोर्स जीरो था फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी तो है ना कि डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स ज़रूरी हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बंडल ऑफ हे का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, कुछ भी होता होगा। तो इसका मतलब यही है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, तो उसने अपने सिर पे कुछ उसने अपने सिर पे कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ है ये, हाथों से अपने पकड़ा, ठीक है, ऐसे करके रखा है 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए। तो क्या उसने कोई वर्क डन किया, जाहिर सी बात है नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसने क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं, नीचे की तरफ फोर्स है और उसका मतलब फोर्स है तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हो रहा है, एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन भी जीरो है। अब वर्क डन जीरो, तो ये खड़े खड़े थक क्यों रहा है, क्योंकि इसकी मसल स्ट्रेच हो रही है, खून इसकी बॉडी में ऊपर से नीचे दौड़ रहा है, इसकी बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये थक रहा है खड़े खड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, 1500 वाट मतलब क्या, पावर इसकी है, हाउ मच एनर्जी इट यूज इन 10 आवर, ठीक है। तो फिर पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, इसको इधर इंटू कर दो, तो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा PT, पावर है 1500 एंड टाइम है 10 आवर, कितना हो जाएगा 15000, तो इतना जूल, या फिर इसको कह सकते हैं वाट आवर कह सकते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 15 किलो वाट आवर हो जाएगा, ठीक है, 15 किलो वाट आवर या फिर 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मीटर लगा होता है उसमें एक यूनिट 1 किलोवाट आवर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच अकर व्हेन वी ड्रॉ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट, ठीक है। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो मान लीजिए एक रिजिड सरफेस है, लटकाया गया बॉब, ठीक है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पहले पूछा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड मान लीजिए, मतलब क्योंकि इसमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान लीजिए, ठीक है। और ये इसकी h हाइट पे है, यहाँ कितनी हो जाएगी mgh हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी h हाइट पे होगा क्योंकि जितना उधर उठेगा उतना इधर भी उठता है, ठीक है, mgh। ये आपको क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मतलब अभी भी अच्छे ही से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्या होता है इसमें, पहले ये रेस्ट पे होता है, हमने इसको ऐसे उठाया और एक बी पॉइंट पे ले आया। इस पॉइंट पे क्यों ले आया, ताकि इसको एक एनर्जी मिल जाए, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है तो ऊपर थोड़ा ला रहे हैं ना, ऊपर ला रहे हैं तो इसको एक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब जब हमने इसको छोड़ दिया तो नीचे आता गया तो पोटेंशियल एनर्जी घटती गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। तो जब यहाँ से यहाँ रहता है ये, तो इसके बाद पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती है, ठीक है। और जब यहाँ आ जाता है तो पोटेंशियल तो ज़ीरो है तो सिर्फ काइनेटिक रहती है, ठीक है।
और जब फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो फिर यहाँ पे इसके पोटेंशियल बढ़ती रहती है क्योंकि ऊपर जा रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी रहती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि स्पीड कम होती है, और एक पॉइंट पे आके यहाँ रुक जाता है, यहाँ पे सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये बढ़ती घटती रहती है। अब इसमें पूछा गया कि ये रुक क्यों जाता है, तो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में एयर रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, अब ये जिस तार से बंधा उसमें भी थोड़ा सा फ्रिक्शन लगता है इधर उधर आने जाने में, तो जब फ्रिक्शन लग जाता है ना तो एनर्जी कंजर्व नहीं रह जाती। आप 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, जो जहाँ फ्रिक्शन लग जाता है, फ्रिक्शन जहाँ लग जाता है वहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, फ्रिक्शन लग जाता है वहाँ, ये वाला लॉ काम नहीं करता। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस है, वो भी एक तरह का फ्रिक्शन है, हवा इसको रोक रही है, तो रोक रही है तो इसका मतलब है कि माइनस की तरफ, मतलब मान लीजिए कि हवा इधर लग रही है पर ये आना तो इधर जा रहा है ना, तो इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो वर्क डन माइनस का होता है। पर अभी इसमें वर्क डन पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल के थोड़ी देर में क्या होता है, जीरो हो जाता है पूरा, तो इसीलिए थोड़ी देर में आके रुक जाता है। मतलब आप ये समझिए एयर रेसिस्टेंस के कारण ये रुक जाता है। ठीक है, 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का ही डेरिवेशन है। तो इसमें पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, हाउ मच शुड द वर्क डन टू स्टॉप द बॉडी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी मूव कर रहा है, आप कितना काम करें कि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 है, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 2 है, तो जितनी एनर्जी इसकी चेंज हुई उतना ही तो इस पर काम किया गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसको रोकना है तो यहाँ वर्क किया जाएगा। ठीक है, यहाँ फोर्स लगाई जाएगी, तो इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा, सबको पहले पता है। तो K1 कितना है, K1 हो जाएगा, इसका मास एम है, इसका भी मास एम ही है, हाफ mv²। ठीक, K2 कितना है, K2 0 हो जाए क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है। अब डेल्टा K कितना होगा, मतलब चेंज कितना होगा, ये माइनस ये कर दो कितना होगा, या फिर वो माइनस वो कर दो, 2 - 1 होता है वैसे तो, K2 - K1 मतलब कि 0 - हाफ mv²। ठीक है, 0 को तो हटा ही दो, मतलब माइनस हाफ mv²। ये आया इसका चेंज इन एनर्जी, तो जितनी एनर्जी चेंज हुई उतना ही वर्क डन किया जाएगा। अब माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में किया गया है। ठीक है, इसलिए माइनस आया है, और मैग्नीट्यूड तो इसका ये है, हाफ mv² इसका आंसर है। ये मैंने आपको कराया था क्लास में भी। तो देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार ऑफ 15,000 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। मतलब एक कार है सॉरी ये कार तो नहीं है, मतलब कार, ठीक है, ये कार है, ये 60 km/h से भाग रही है, मतलब वेलोसिटी जा रही है। अब कितना वक्त लगेगा कि इस कार को हम स्टॉप कर दें, मतलब इसकी v जो हो जाए वो 0 हो जाए। ठीक है, कितना, मतलब वही है कि यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो फिर बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, डेल्टा K निकाल लो, वही वर्क डन के बराबर जाएगा। अरे एक ही तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो फिर देखो 60 km/h है, 60 km/h को मीटर/सेकंड मैंने चेंज करने क्या बताया था, 5/18 से इंटू कर दो। ठीक, तो 6 10 जा 6 3 जा, अब तो ये घटेगा नहीं, तो 50/3 मीटर/सेकंड। ठीक है, और अब देखिए वर्क डन कितना, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले होगी काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी है, हाफ, मास इसका मास कितना है 1500, और वेलोसिटी है इतनी 50/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये जितना भी आएगा, तो मतलब ये कितना आएगा मैं देख लेता हूँ ऊपर, तो ये आएगा 208,333.3 जूल। ठीक है, मतलब पॉइंट के भी आगे रिपीट होता जाएगा क्योंकि अपॉन में 3 है ना, इसीलिए। तो अब काइनेटिक एनर्जी 2 कितना आएगा, तो ये पता है वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये सीधा 0 लिख दो। ठीक है, अब डेल्टा K कितना आएगा, यही K2 - K1 कर दो, तो माइनस का यही आ जाएगा, मतलब 0 माइनस ये कर दो, 208,333.3 ये आया, इतना जूल आएगा। ठीक है, अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इतना ही तो होगा। ठीक है, जितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगी उतना ही वर्क डन होगा। अब
ये माइनस में क्यों आया है? माइनस का मतलब है कि वर्क डन अपोजिट में हो रहा है, मतलब वर्क डन इधर हो रहा है, मतलब कि फोर्स अपोजिट में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसलिए माइनस साइन आया। इसी एक तरह क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है तीसरी चौथी बार आ रहा है, काफ़ी एक ही तरह क्वेश्चन दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें 3 ब्लॉक दिए, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि बताओ किस केस में ज़ीरो वर्क डन है, किस में पॉजिटिव, किस में नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है इसमें ज़ीरो होगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, इसको जब ऐसे जोड़ोगे थीटा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, एफ एस मतलब W कॉस थीटा, इसमें थीटा कितना है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वर्क डन आ जाएगा एफ एस, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है। इसमें थीटा कितना है, उसको जोड़ोगे ऐसे करके हो जाएगा 180 डिग्री इसमें थीटा, ठीक है। तो W कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा, नेगेटिव हो जाएगा तो कॉस 180 होता है, कितना होता है बताओ, -1, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस, तो इसमें 0 आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर, व्हाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो सोनी बोलती है, ठीक है, सोनी कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है। मतलब 8 हैं तो F1 से F8 तक हो जाएंगे, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 था। तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। ये तो आपको मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया था, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो फोर्सेस भले ही मतलब जो F1 है, F2 है, ऐसे करके F8 तक है, वो फोर्सेस भले ही नॉन ज़ीरो है, पर इन सबका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो 0 है, ठीक है। अब फोर्स में रिजल्टेंट क्यों निकालते हैं, रिजल्टेंट हम हमेशा एक वेक्टर का निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी वेक्टर, कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो इन तीनों का वेक्टोरियल सम निकालते हैं, वेक्टर सम निकालते हैं। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा। तो जब तीसरे को छोड़िए, जब 2 फोर्सेस हैं सिर्फ, तो इसको तो पता है जो ज़्यादा होगा उधर ही, मतलब ये माइनस ये, मान लीजिए F1 है, ये F2 है, तो इसको हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं -F2, तो ये भी ज़्यादा रहेगा, F1 - F2 फोर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि रिजल्टेंट ले लेते हैं फोर्स के केसेस में। क्या, जब अगर जहाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती है वहाँ हम रिजल्टेंट लेते हैं। तो भले ही बहुत सारी नॉन ज़ीरो फोर्सेस लग रही है, पर इन सबका रिजल्टेंट 0 है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट, ठीक है। तो टोटल पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, ठीक। तो पावर कितनी यूज़ हुई है, 500 वाट, पर 4 डिवाइसेस के द्वारा हुई है, 500 × 4, ठीक। टाइम कितना लगा, 10 घंटे, तो बस निकाल लो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 1 2 3 0, ठीक। इतनी कितना किलोवाट आवर, ठीक, सॉरी वाट आवर, क्योंकि वाट में थी ना पावर, क्योंकि वाट में थी, तो किलोवाट आवर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोवाट आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। और ये हमसे क्या बोल रहा है कि अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए किसी h हाइट में था, यहाँ से गिरा, मान लीजिए यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 थी, गिरा यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो वेलोसिटी v हो गई, मास है में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ की कितनी होगी,
हाफ एम वी स्क्वायर। और फिर यहाँ पे आके जब रुक गया एकदम गिर के, ठीक है, तो स्टॉप हो गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 2, 0 हो गई 1। तो हाफ एम वी स्क्वायर से 0 हो गई, तो इसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो गई, पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वो होती कंजर्व होती है, तो ये एनर्जी गई, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, तो वो एनर्जी गई कहाँ, तो फिर जब ये गिरा होगा ऐसे जगह टक से गिरा होगा तो आवाज़ आई ना, तो थोड़ी साउंड एनर्जी में वेस्ट हो गई। जब कोई चीज़ ऐसे गिरती है तो थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, तो हीट एनर्जी में चली जाती है। और जब ये किसी चीज़ पे गिरी है तो खुद थोड़ी सी डिफॉर्म भी होगी, मतलब इसकी शेप चेंज भी होगी, और जो ग्राउंड है उसकी भी हल्की सी चेंज भी होगी, वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसमें वो चली गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गई, ठीक है। तो इसकी ये सारी एनर्जी इधर इधर ऐसे चेंज हो गई है, ठीक है। तो फिर ये था हमारा वर्क एंड एनर्जी का लास्ट लेक्चर, और होप करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा वर्क एंड एनर्जी का लास्ट लेक्चर, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा, पिछले भी लेक्चर समझ आ गए होंगे। तो फिर इसके और भी क्वेश्चन लगाइएगा, एस-चान में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक है उससे लगाइएगा, और एनसीईआरटी में भी जो बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।